में सूर्य का चक्कर लगाने वाली धरती अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। कलयुग अपने चरम पर है। इंसानों को पता नहीं है कि कल की पुराण में लिखा है, कल की अवतार का समय आ चुका है और पाप अपने चरम पर पहुंच गया है। जानवरों में क्रूरता और राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई है। पानी जहरीला होने लगा है। जगह जगह एसिड की बारिश होने लगी है। धरती के अमीर और ताकतवर इंसानों ने विज्ञान की मदद से अब तक मंगल ग्रह पर अपना ठिकाना बना लिया है। वहां का सबसे ताकतवर आदमी, या कहें कि उनका सुप्रीम है, सुप्रीम याक्रान। और ये पूरी कॉलोनी, जिसे लोग डोम कहते हैं, सुप्रीम याक्रान के कंट्रोल में है। मार दो इसे, ये गद्दार का बेटा है। इसके अंदर भी वही गंदा खून है, मार दो। मार्स में बने डोम के ड्रॉकपुर चौक के चौराहे पर बने चबूतरे के बीचों बीच एनर्जी फील्ड में कैद 18 साल के आर्या को देखकर भीड़ मानो पागल हुए जा रही थी। आर्या को चोटें आई हुई थी, मानो सिपाहियों ने बांधने से पहले उसे मारा हो। अधमरा सा खड़ा आर्या बड़ी मुश्किल से खुद को होश में रख पा रहा था। आर्या की दाहिनी हथेली पर एक इंटरेस्टिंग सा मेटल ब्रेसलेट बंधा था, जो उसे उसके पापा डॉक्टर सिद्धांत ने उस दिन दिया था जिस दिन वो गायब हुए थे। तभी भीड़ में से फिर किसी ने कहा, इसके बाप की वजह से आज हम खाने और पानी को तरस रहे हैं। इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। यह सुनते ही भीड़ में खड़ी एक लाचार औरत चिल्लाई, नहीं नहीं, मेरे बेटे से नफरत मत करो, वो बच्चा है। ये सब याक्रान की चाल है मेरे पति को बदनाम करने की। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। और ऐसा लगा जैसे उस औरत की बात किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी ऊपर से आ रहे अंतरिक्ष यान की आवाज से मार्स की जमीन थर्रा उठी। पूरी भीड़ शांत होकर खुद को संभालने में लग गई। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। जब धूल का वो बादल छटा तो सामने देखा कि सुप्रीम याक्रान का यान लैंड हो चुका है। पूरी भीड़ घुटने के बल बैठ गई और सिर झुकाकर बोली, सुप्रीम याक्रान लिव लॉन्ग। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जो याक्रान के मेटालिक जूतों की आवाज से टूटा। आर्या ने अपना खून से लथपथ सिर उठाकर देखा। याक्रान सामने खड़ा था और घुटनों पर सिर झुकाकर बैठी भीड़ को देखकर अपने सबसे पावरफुल होने का घमंड एंजॉय कर रहा था। उसके चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान तब गंभीरता में बदल गई जब आर्या की आवाज उसके कानों में पड़ी, मेरे पापा कहाँ है याक्रान? तभी जनरल कलिंग ने आर्या के पेट पर गन के पीछे से वार करते हुए कहा, सुप्रीम याक्रान बोल। आर्या दर्द से तड़प उठा, पर उसने घुटने नहीं टेके। इतना दर्द एक 18 साल का बच्चा सह कैसे पा रहा था, यह भी आश्चर्य की बात है। 7.5 फीट और 180 किलो का लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा दिखने वाला सुप्रीम याक्रान जब आर्या के सामने आकर खड़ा हुआ तो वो नजारा ऐसा ही था जैसे छोटा सा सूरज बादलों के पीछे ढक गया हो। और जिस तरह से बादलों के पीछे छुपने से भी सूरज का तेज और गर्मी खत्म नहीं होती, वैसे ही आर्या को भी डराना असंभव था। गंदे पानी से भरा झरना चाहे कितना भी खूबसूरत दिखे, पर बदबू तो करेगा ही। तू भी तेरे बाप जैसा ही है, निडर पर बेवकूफ। तुझे क्या लगा तो इन लोगों को मेरे खिलाफ भड़काएगा, जो मेरे ही रहम पर पल रहे हैं? आर्या बिना किसी डर के याक्रान की आंखों में आंखें डालकर फिर पूछता है, मेरे पापा कहां हैं याक्रान? याक्रान आर्या की निडरता से इरिटेट होता है और दांत भींचते हुए कहता है, मार दिया मैंने उसे पृथ्वी पर भेजकर। जिद्दी था वो। काश उसने 8 साल पहले कल्कि का नाम नहीं लिया होता, तो आज तू अपने बाप के साथ होता, और ना ही ये मार्स वाले तेरे बाप से इतनी नफरत कर रहे होते। आर्या ये सुनकर गुस्से से तड़पता है, मानो अगर उसके हाथ खुले होते तो वो याक्रान के सीने को फाड़ कर रख देता। आखिर क्या हुआ था 8 साल पहले? 8 साल पहले का मार्स काफी फल फूल रहा था। लोग डोम में लग्जरी लाइफ जी रहे थे। तभी एक दिन, पृथ्वी से कोई सिग्नल नहीं आ रहा।
पृथ्वी से संपर्क टूट गया है। मंगल ग्रह के लाल पहाड़ों के बीच में बसी उस इंसानी कॉलोनी में लाउड स्पीकर की आवाज जैसे ही गूंजी, वहां खड़े सभी लोगों में मानो अफरा तफरी मच गई। मंगल की हवा में सांस लेने के लिए लोगों ने जो स्पेशल मास्क पहना है, उसके अंदर से झांकने वाली आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। और आखिर हो भी क्यों ना, खाना और पानी तो लोग आज भी धरती से ही मंगवा रहे थे। इस अफरा तफरी में डोम में बने एक आलीशान घर में डॉक्टर सिद्धांत, उनकी बीवी मीरा और उनका बेटा आर्या ये सब नजारा देख रहे थे। डॉक्टर सिद्धांत ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में टेंशन साफ सुनाई दे रहा था। मेरा पृथ्वी से संपर्क टूट गया। मुझे लगता है मेरा डर सच होने वाला है। मीरा ने हल्की उम्मीद दिखाते हुए जवाब दिया। अरे शायद कोई गड़बड़ हो गई हो सिद्धांत, पहले भी तो ऐसा हुआ है ना, थोड़ी देर में शायद सिग्नल वापस आ जाए। नहीं मीरा, ये वैसा नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर सिद्धांत तेज कदमों से अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। यहां साइंस की मोटी मोटी किताबों के साथ साथ वेद, पुराण और पुरानी धार्मिक किताबें भी रखी हुई थीं। डॉक्टर सिद्धांत बस साइंटिस्ट ही नहीं थे, वो वेदों के मास्टर और एक बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। उन्होंने कुछ किताबों को टटोला और कल की पुराण निकाला। मुझे पहले से शक था और अब लगता है वो वक्त सचमुच आ गया है। मीरा ने थोड़ा डरते हुए पूछा, कैसा वक्त सिद्धांत? तुम क्या बोलना चाहते हो? कल की अवतार का वक्त मीरा, वो वक्त जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही मीरा के होश उड़ गए। वो जानती थी कल की अवतार का समय मतलब प्रलय। तभी एक गार्ड वहां आ पहुंचा जो मंगल ग्रह के लिए बने अजीब से कपड़ों में था। गार्ड ने कड़क लहजे में कहा, डॉक्टर सिद्धांत, सुप्रीम याक्रान ने आपको अभी बुलाया है। ये सुनते ही मीरा ने कसकर डॉक्टर सिद्धांत का हाथ पकड़ लिया, मानो किसी अनहोनी के आभास से डर गई हो। पर डॉक्टर सिद्धांत ने शांत लहजे में कहा, ठीक है, बोल दो, मैं आ रहा हूं। मीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब क्या होगा सिद्धांत? डॉक्टर सिद्धांत ने मीरा और पास खड़े आर्या को गले से लगा लिया और कहा, अब वही होगा जो भगवान कल की चाहेंगे। डॉक्टर सिद्धांत ने लाइब्रेरी में कुछ किताबों को हिलाया। अचानक खटाक की आवाज हुई और दीवार खिसक गई। इसके पीछे एक सीक्रेट साइंस लैब थी। अजीब सी रोशनियां वहां बिछे तारों में तैर रही थी। कांच के टेस्ट ट्यूब में रंग बिरंगी भाप निकल रही थी। दीवारों पर कई तरह के वैदिक यंत्र बने थे और संस्कृत के श्लोक लिखे थे। ढेर सारे तारों का एक गुच्छा एक कांच के डिब्बे की तरफ जा रहा था, जिस डिब्बे के अंदर फिरोजी रंग का एक चमकदार ब्रेसलेट रखा हुआ था। उस ब्रेसलेट के अंदर रंग बिरंगी रोशनी सर्कल में घूम रही थी, जैसे कोई छोटी सी गैलेक्सी उसमें कैद हो। ब्रेसलेट के पीछे श्री यंत्र बना था। 10 साल के आर्या ने भी पहली बार अपने पापा का ये सीक्रेट लैब देखा था। वो हैरानी से आंख फाड़े सब देख रहा था। पापा, ये क्या है? डॉक्टर सिद्धांत ने प्यार और गंभीरता से कहा, यह यंत्र मेरे सालों की मेहनत है बेटा, जिसे मैंने हमारे वैदिक यंत्रों की सिद्धियों से बनाया है। इसके साथ मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद जुड़ा है। इसमें कल की अवतार की सारी जानकारी डाली है मैंने। मेरे बाद भी ये तुम्हारी रक्षा करेगा और सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारे जीवन का असली मकसद देगा। इससे पहले कि अपने पापा की बातों को आर्या समझ पाता, डॉक्टर सिद्धांत ने वो ब्रेसलेट आर्या को पहना दिया और वहां से चल दिए। आर्या अपने पापा को यूं जाते हुए देखता रहा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आज वो उन्हें आखिरी बार देख रहा था और ये साधारण सा दिखने वाला मेटल का ब्रेसलेट उसकी तकदीर बनाने वाला था। उस दिन जब डॉक्टर सिद्धांत सुप्रीम याक्रान के महल में गए, उसके बाद उन्हें मार्स पर किसी ने नहीं देखा। पर कुछ दिनों बाद खबर आई कि डॉक्टर सिद्धांत मार्शियन का जमा पैसा और रिसोर्सेज लेकर धरती पर भाग गया है और उसकी वजह से मार्स और धरती का संपर्क भी टूटा है। इस बात का एहसास होने पर सभी मार्शियंस डॉक्टर सिद्धांत से नफरत करने लगे।
डॉक्टर सिद्धांत के परिवार यानी मीरा और आर्या को लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। आर्या को स्कूल से निकाल दिया गया। वो लोग दाने दाने के मोहताज हो गए, पर आर्या हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने पापा की लाइब्रेरी में रखी किताबें और नोट्स को पढ़कर अपने आप को इतना काबिल बना लिया कि उसके सामने मार्स के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल होने लगे। आर्या की बढ़ती नॉलेज को देखते हुए याक्रान ये समझ चुका था कि एक ना एक दिन वो कल की वाली बात तक पहुंच जाएगा और उसका राज सबके सामने खुल जाएगा, जिसे वो अपने लैब में पिछले 20 सालों से छुपा कर बैठा था। आर्या के पापा डॉक्टर सिद्धांत लगभग याक्रान के राज को जान चुके थे, इसलिए याक्रान ने उसे रास्ते से हटा दिया। अब बारी थी आर्या को रास्ते से हटाने की, और इसलिए याक्रान ने चोरी की झूठी खबर फैलाकर आर्या को कैद कर लिया और आज उसे मौत की सजा सुनाने वाला है। याक्रान चिल्लाया, मेरे मार्स वासियों, अपने बाप की तरह ये भी अपने हक के रिसोर्सेस को चुराकर धरती पर भागने वाला था। आप लोग ही बताओ, इसे क्या सजा देनी चाहिए? मौत, मौत, मौत! मार दो इसे! किल हिम, किल हिम! चारों तरफ का शोर सुनकर आर्या की मां मीरा चिल्लाई, नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को। इसने कुछ नहीं चुराया है। इसे फंसाया जा रहा है। तभी कलिंग ने मीरा के सिर पर गन के पीछे से मारा, जिससे मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। मौत! आर्या की चीख कान फाड़ देने वाली थी। उसकी आंखों से गुस्सा लावा बनकर बहने लगा। वो कलिंग को जान से मार देना चाहता था, पर एनर्जी फील्ड से बाहर आना लगभग नामुमकिन था। सुप्रीम याक्रान ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, आप लोगों ने इसके गद्दार बाप को तो मरते हुए नहीं देखा, पर आज इसे देखकर आपकी वो इच्छा भी पूरी होगी। गद्दार को पकड़ने का वादा सुप्रीम याक्रान ने पूरा किया। याक्रान के ये बोलते ही चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने लगे, सुप्रीम याक्रान लिव लॉन्ग के नारे लगाने लगे। और ये सब देखते हुए घमंड में चूर याक्रान अपने ऊंचे सिंहासन पर जा बैठा और कलिंग को इशारा किया कि वो आर्या को सबके सामने गोली मार दे। इशारा पाकर कलिंग और उसके सैनिकों ने आर्या पर गन तान दी। वो शूट करने ही वाले थे कि तभी आर्या का वो ब्रेसलेट चमक उठा, मानो उसमें जान आ गई हो। उस ब्रेसलेट में ब्लू कलर की लाइट निकलने लगी और देखते ही देखते आर्या के हाथ एनर्जी फील्ड से आजाद हो गए। और फिर ब्रेसलेट से आवाज आई, हेलो आर्या, आई एम सिंथेटिक यूनिट फॉर माइंडफुल एनालिसिस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस। यू कैन कॉल मी सुमति। ब्रेसलेट से आ रही आवाज ने आर्या को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आर्या ने हैरान होकर पूछा, सुमति, कौन हो तुम? मैं एक एआई हूं और डॉक्टर सिद्धांत ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए बनाया है। सुमति की बात सुनते ही आर्या को उसके पापा के अंतिम शब्द याद आए, जो उन्होंने गायब होने से पहले आर्या को कहे थे। ये यंत्र मेरे सालों की मेहनत है बेटा, जिसे मैंने हमारे वैदिक यंत्रों की सिद्धियों से बनाया है। इसके साथ मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद जुड़ा है। इसमें कल की अवतार की सारी जानकारी डाली है मैंने। मेरे बाद भी ये तुम्हारी रक्षा करेगा और सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे जीवन का असली तभी सुमति की आवाज फिर गूंजी, अरे अब समय आ गया है तुम्हारी जिंदगी के असली मकसद को पूरा करने का। इसलिए सबसे पहले तुम्हें धरती पर जाना होगा। तुम्हारे पापा की जानकारी भी तुम्हें वहीं मिलेगी। आर्या ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब पापा जिंदा है? हाँ। आर्या की उम्मीद जागी, पर फिर मायूस होते हुए उसने कहा, पर यहां तो याक्रान का कड़ा पहरा है, मैं धरती पर जाऊंगा कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। सुमति के ऐसा बोलते ही आर्या का एनर्जी फील्ड एक झटके से गायब हो गया और अब आर्या पूरी तरह से आजाद सबके सामने खड़ा था। ये देखकर पूरी भीड़ मानो सकपका गई। कलिंग को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हड़बड़ाया, असंभव, तू आजाद कैसे हो गया? इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कलिंग ने अपने सैनिकों से कहा, देख क्या रहे हो, मारो इसे, खत्म कर दो। क्या कलिंग आर्या को मारने में सफल हो जाएगा या आर्या सुमति की मदद से बच जाएगा?
आखिर कौन है ये सुमति जो इतने सालों से आर्या के पास उस ब्रेसलेट में रह रही थी? इस ब्रेसलेट सुमति में डॉक्टर सिद्धांत ने कल के अवतार के बारे में कौन सी जानकारियां भरी और वो आर्या की किस्मत कैसे बनाने वाली है? जानने के लिए सुनिए रोमांच और साहस से भरी आर्या की धमाकेदार कहानी संभाला, द राइज ऑफ कल्कि। इसमें 21 लेयर्स हैं और हर लेयर की खासियत है। किसी में आर्मी तो किसी में एडवांस साइंस लैब, किसी में सिक्योरिटी सिस्टम तो किसी में याकरान के एंटरटेनमेंट का साधन। आर्या सुप्रीम याकरान के जनरल कलिंग और उसके खतरनाक सैनिकों के सामने निहत्था आजाद खड़ा था। कलिंग ने अपने सैनिकों से कहा, देख क्या रहे हो, मारो इसे, खत्म कर दो। जैसे ही सैनिकों ने गोली चलाई, आर्या के सामने एक ऊर्जा की ढाल आ गई और गोलियां उस तक नहीं पहुंच पाई। आर्या जल्दी जाओ, जाकर याकरान के यान में बैठ जाओ। ये सुनते ही आर्या अंतरिक्ष यान की तरफ लपका। दूर बैठा याकरान जब तक कुछ समझ पाता, आर्या उसके यान के अंदर जा चुका था। यान को कुछ नुकसान न हो इसलिए कलिंग और उसके सैनिकों ने फायरिंग बंद कर दी और यान की तरफ लपके। आर्या जैसे ही यान में बैठा, उसकी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट की लाइट एकदम से ब्राइट हो गई और सुमति की आवाज आई, गुड जॉब आर्या, मैं इंजन ऑन कर रही हूँ और कंट्रोल्स ट्रांसफर कर रही हूँ, फ्लाइट के लिए तैयार हो जाओ। याकरान ने अपने कवच पर लगे कंट्रोल से यान को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उसे एहसास हुआ कि वो यान उसके कंट्रोल के बाहर जा चुका है। वो इस बात से हैरान था कि उसकी मशीन को कोई हैक कैसे कर सकता है। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है। याकरान तुरंत अपने सिंहासन से नीचे उतरा और उसने आर्या की मां को जमीन से बाल पकड़कर ऊपर उठा लिया। याकरान ने अपनी दिल दहला देने वाली आवाज में कहा, चुप कहां रहा है आर्या? अपनी मां को बाय नहीं बोलेगा? कैसा बेटा है तू? याकरान की आवाज ऐसे गूंजी जैसे किसी ने हजारों लाउडस्पीकर्स एक साथ बजा दिए हों। ये देखकर आर्या के होश उड़ गए। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांस ही रुक गई है। क्या हुआ? पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई ना? अब जल्दी से गुड बॉय की तरह यान के बाहर आ जा, वरना ये कहते हुए याकरान जोर से हंसा और अपनी गन ऊपर उठाकर आर्या की मां के सिर पर रख दी। ये देखकर आर्या का गुस्सा भड़क उठा, पर वो यान के अंदर से कर भी क्या सकता था। उसने खुद पर कंट्रोल किया और बोला, मेरी मां को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना, मैं यान से बाहर आ रहा हूं। आर्या जल्दी से यान का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन तभी ब्रेसलेट चमक उठा और यान के कंट्रोल्स ऑटोमेटिकली लॉक हो गए। ये क्या कर रही हो सुमति? आर्या पैनिक होकर चिल्लाया, लॉक खोलो, लॉक खोलो वरना वो मेरी मां को मार देगा। पर सुमति ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से यान का इंजन चालू हुआ और सुमति ने यान को तेजी से मार्स के आसमान की तरफ शूट कर दिया। नहीं सुमति रुको, नहीं मां! और इसी के साथ आर्या की चीख भी मार्स के आसमान में खो गई। ये देखकर याकरान अपने सैनिकों पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो बेवकूफों? मिसाइल फायर करो और उस यान को हवा में ही उड़ा दो। वो यान किसी भी हालत में पृथ्वी तक नहीं पहुंचना चाहिए। सैनिकों ने फटाफट मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिवेट किए और यान को टारगेट करके लॉन्च कर दिया। इधर यान को खुद सुमति कंट्रोल कर रही थी। वार्निंग, मिसाइल्स आ रही हैं। आर्या बेचैन था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। नहीं नहीं सुमति, वापस लौट चलो वरना वो मेरी मां को मार देगा। लेकिन सुमति जैसे उसकी बात ही नहीं सुन रही थी। तभी अचानक एक मिसाइल यान से टकरा गई और एक भयानक धमाके के साथ चारों तरफ धुआं छा गया। धीरे धीरे धुआं साफ होने लगा। सबकी नजर आसमान में थी, पर विस्फोट वाली जगह पर यान या यान के किसी टुकड़े का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये देखकर कलिंग के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो समझ चुका था कि आर्या पृथ्वी पर तो पहुंच ही जाएगा। तभी वो बड़बड़ाया, जा मर बच्चे, तुझे पता नहीं है पृथ्वी पर धरती
परमाणु विस्फोटों से तबाह हो चुकी है। वहां की हवा तक सांस लेने लायक नहीं बची है। अब वही धरती तेरी मौत बनेगी। इधर कुछ घंटों बाद आर्या का अनकंट्रोल्ड यान गोल गोल घूमता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही सूरज की रोशनी जैसे खत्म हो गई। काले धुंध से छनती हुई रोशनी ऐसी लग रही थी मानो काले बादलों में बिजली कड़क रही हो। लेकिन अचानक से यान के अंदर अलार्म बजने लगा और फिर सुमति की आवाज आई, इंजन काम नहीं कर रहे, हम क्रैश लैंड करने वाले हैं। और अगले ही पल आर्या का यान जोर से जमीन से टकराया और बाउंस करते हुए घिसटने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जब यान रुका तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका दरवाजा टूट गया था। आर्या ने लात मारकर दरवाजा खोला और आसपास नजर डाली तो वो धरती के नजारे देखकर दंग रह गया। धरती अब पहले जैसी हरी भरी नहीं थी। आसमान नीला होने की जगह खून जैसा लाल था। काले काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी और बूंदें भी ऐसी कि शरीर पर जहां भी गिरे ऐसा लगे जैसे वहां गर्म सुई चुभो दी गई हो। जब आर्या ने जमीन पर नजर डाली तो उसे काली इंसानी हड्डियों का ढेर दिखा। परमाणु विस्फोटों ने इंसानों को जलाकर मार डाला था। चारों तरफ टूटी फूटी बिल्डिंग्स, सड़ी हुई चीजों की बदबू, मुरझाए हुए काले रंग के पौधे थे, जैसे ये पृथ्वी न होकर किसी हॉरर फिल्म का सेट हो। आर्या ने झुककर एक मुरझाए हुए पौधे को छुआ तो छूते ही वो पौधा पाउडर बनकर बिखर गया। तभी आर्या के हाथ में बंधा ब्रेसलेट वाइब्रेट करने लगा और सुमति की आवाज आई, वेलकम टू संभाला आर्या, एटॉमिक लेवल वेरी हाई। आर्या परेशान होते हुए बोला, ओह माय गॉड, हमारी पृथ्वी का ये हाल और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा मिशन ये सब ठीक करना नहीं है आर्या, सुमति बोली। तो आर्या ने हैरान होकर पूछा, तो फिर मेरा मिशन क्या है? भगवान कल्कि के अवतार का मिशन। सुमति की बात सुनकर आर्या की हवाइयां उड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल्कि अवतार जिसके बारे में उसके पापा बात करते थे, उन भगवान कल्कि के अवतार में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। तुम्हें भगवान कल्कि के अवतार के 7 चिरंजीवियों को जगाना है जो सदियों से समाधि अवस्था में है, और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुमति की ये सब बातें आर्या की धड़कनें तेज कर रही थी। तुम्हें उन्हें जगाने के लिए सबसे पहले उनसे जुड़े कुछ खास आइटम्स ढूंढने होंगे। आइटम्स? कैसे आइटम्स? पहली है अश्वत्थामा की मणि, ये लाल रंग की है। दूसरी हनुमान जी का गदा। तीसरी है विभीषण की तलवार। चौथी राजा बलि की अंगूठी। पांचवी कृपाचार्य का कमंडल। छठी परशुराम का फरसा। और सबसे आखिरी वेद व्यास की कलम। ये सब ढूंढने के बाद ही वो 7 चिरंजीवी अपने नींद से जागेंगे और तुम्हारा मिशन पूरा होगा। आर्या हैरान था कि संसार की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ब्रह्मांड ने उसे चुना है। तभी सुमति बोली, पर सबसे पहले तुम्हें अपने पापा को ढूंढना है। उनके पास ही तुम्हारे मिशन की सारी जानकारी है। हाँ, पर मेरे पापा कहाँ हैं? इस परमाणु विस्फोटों से जल रही धरती पर पहुंचकर तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। और ऐसा क्या हुआ था उस दिन जब वो याक्रान से मिलने गए थे? आर्या के ऐसा बोलते ही सुमति की आवाज आई, महाकाल सिद्धि एक्टिवेटेड। और तभी आर्या की आंखों में इमेजेस चलने लगी, जैसे वो घर पर बैठा टीवी देख रहा हो। उसने देखा वो वही दिन था जब उसके पापा उससे आखिरी बार मिलकर याक्रान के पास गए थे। इतने सालों बाद अपने पापा की वीडियो देखकर आर्या इमोशनल हो गया। 10 साल का आर्या डॉक्टर सिद्धांत से पूछता है, पापा ये क्या है? डॉक्टर सिद्धांत ने प्यार और गंभीरता के साथ कहा, ये यंत्र मेरे सालों की मेहनत है बेटा, जिसे मैंने हमारे वैदिक यंत्रों की सिद्धियों से बनाया है।
इसके साथ मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद जुड़ा है। इसमें कल की अवतार की सारी जानकारी डाली है मैंने। मेरे जाने के बाद भी ये तुम्हारी रक्षा करेगा और सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे जीवन का असली मकसद देगा। इससे पहले कि अपने पापा की बातों को आर्या समझ पाता, डॉक्टर सिद्धांत ने वो ब्रेसलेट आर्या को पहना दिया और वहां से चले गए। डॉक्टर सिद्धांत अपने यान से सुप्रीम याकरान के महल में पहुंचते हैं। सुर्ख लाल रंग की धातु से बनी एक अजीबो गरीब बिल्डिंग, जिसमें एक भी खिड़की नहीं है। इसमें 21 लेयर्स हैं और हर लेयर की खासियत है। किसी में आर्मी तो किसी में एडवांस साइंस लैब, किसी में सिक्योरिटी सिस्टम तो किसी में याकरान के एंटरटेनमेंट का साधन, और सबसे ऊपर वाले 2 लेयर्स में खुद याकरान का हेडक्वार्टर। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद डॉक्टर सिद्धांत एक ग्लास लिफ्ट से ऊपर की लेयर की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे एक एक लेयर पार हो रही है, डॉक्टर सिद्धांत की धड़कनें तेज हो रही हैं। हर लेयर पर अजीब सी मैकेनिकल आवाजें आ रही हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर सिद्धांत सबसे ऊपरी लेयर पर निकलते हैं। सामने याकरान अपनी चेयर पर बैठा है, जिस चेयर में ढेर सारे हथियार लगे हुए हैं, जो याकरान के एक बटन दबाने भर से किसी को भी पल भर में मौत के घाट उतार सकते हैं। याकरान के उस सिंहासन के चारों ओर ऊर्जा की शील्ड है, जिससे कोई भी ताकत भेद नहीं सकती। याकरान का एक हाथ मशीन का बना है, जिससे वो ऊर्जा अटैक कर सकता है और साथ में किसी भी अटैक को रोक भी सकता है। याकरान के महल में उसका वफादार जनरल कलिंग है और उसके कुछ सैनिक। डॉक्टर सिद्धांत को देखते ही याकरान की भवें सिकुड़ जाती हैं। डॉक्टर सिद्धांत झुकते हुए कहते हैं, सुप्रीम याकरान, लिव लॉन्ग। याकरान सीरियस होकर अपनी भारी पर शांत आवाज में अपने मशीनी हाथों को चेक करते हुए कहता है, डॉक्टर सिद्धांत, इंसान का जीवन बस 2 चीजों की वजह से चलता है, एक मोह या लालच और दूसरा डर। और सुप्रीम याकरान इन दोनों ही चीजों का सबसे बड़ा व्यापारी है, इसलिए आज एक पूरे ग्रह का मालिक है। बताओ, धरती से संपर्क क्यों टूटा है? डॉक्टर सिद्धांत सिर झुकाए डरते हुए कहते हैं, सुप्रीम, मुझे शक है कि धरती पर प्रलय का वक्त आ चुका है और धरती को कलयुग से बचाने के लिए कल्कि भगवान का जन्म होने वाला है, जैसा कि कल्कि पुराण में लिखा है। यह सुनते ही याकरान ऐसे ठिठक गया मानो भूत देख लिया हो। पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, पर तभी पसीने की बूंद जैसे ही उसके माथे से टपक कर उसकी नाक पर गिरी और उसे झटका लगा, वो उठकर खड़ा हो गया। कल की पुराण, कली राक्षस। ये क्या आजकल कोई मिथोस पॉडकास्ट सुनकर आ रहे हो? आदमी जब अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ नहीं पाता तो बाहर एक राक्षस बनाकर उस पर अपने हार का ठिकरा फोड़ देता है। इसी को फ्रॉड कहते हैं। डॉक्टर सिद्धांत ने बेचैन होकर कहा, मेरी बात समझिए सुप्रीम, मैंने ज्योतिष की सारी कैलकुलेशन कर ली है और साइंटिफिकली भी टेस्ट किया है। डॉक्टर सिद्धांत ये बोलकर चुप हो गए और पूरे हॉल में एक सन्नाटा पसर गया। तभी याकरान ने चुप्पी तोड़ी, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये मन गढ़ंत बातें अगर आम लोगों को पता चली तो कितनी अफरा तफरी मचेगी। इससे पहले डॉक्टर सिद्धांत कुछ कह पाते, उनके बेल्ट पर लगा एक सेंसर तेजी से आवाज करने लगा। याकरान चौंक गया। हैं? ये क्या है? डॉक्टर सिद्धांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा, ये एक्सट्रीम नेगेटिव एनर्जी का सेंसर है। इसे मैंने खतरनाक ताकतों को डिटेक्ट करने के लिए बनाया है। इसका मतलब है कि इस महल में कोई बहुत खतरनाक ताकत है जो इंसानियत के लिए खतरा साबित होगी। ये सुनते ही याकरान के होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके एक ही इशारे पर कलिंग ने झटका देकर डॉक्टर सिद्धांत का सेंसर तोड़ दिया और अचानक से कई सैनिक वहां आ गए और उन्होंने डॉक्टर सिद्धांत को कैद कर लिया। ये सब क्या हो रहा है?
आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? तभी याकरान ने कहा, इसे यान में बिठाओ और धरती पर भेजो। और धरती को बचाने का शौक है, अब धरती की हवा ही इसे मार देगी। डॉक्टर सिद्धांत समझ चुका था, धरती के लिए खतरा कोई और नहीं बल्कि याकरान ही है, और उसके महल में कुछ तो बहुत खतरनाक ताकत है जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तू बचेगा नहीं याकरान, तेरे पापों का अंत जल्दी ही होगा। तभी अचानक एक झटके से आर्या की आंखों में चल रहे इमेजेस बंद हो गए। आर्या हैरान था, ये मैं पापा को कैसे देख पा रहा था? सुमिति की तेज आवाज आई, बचो आर्या। सुमिति के ये बोलते ही अचानक से आर्या की नजर आसमान में गई, और फिर उसने जो देखा वो देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। एक भयानक चीख के साथ आसमान गूंज उठा। उसने देखा कि सामने आसमान से एक बड़ा सा बाज ठीक उसकी तरफ डाइव करते हुए आ रहा था। करीब 20 फीट लंबा, 3 सिर और नुकीली चोंचे। परमाणु ऊर्जा सोखने की वजह से उसके पंख गिर रहे थे और उसके अंदर खतरनाक शक्तियां आ गई थीं। तभी उस बाज के बीच वाले मुंह से आग का गोला निकला। आर्या ने बचने के लिए तुरंत एक टूटी हुई दीवार के पीछे छलांग लगा दी। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि उसका चेहरा तपने लगा। धुआं और राख चारों ओर फैल गई। अपना वार खाली जाते देखकर बाज फिर से चीखा और फिर से आर्या पर झपटा। सुमिति, इससे कैसे बचूं? जल्दी कोई आइडिया दो। पर सुमिति खामोश थी। एक तरफ वो खतरनाक बाज आर्या की तरफ बढ़ रहा था और इधर सुमिति भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। आर्या के हाथ कांप रहे थे। उसके पास ना कोई यान था, ना कोई हथियार जिससे वो बाज का मुकाबला कर सके। कैसे करेगा निहत्था आर्या उस खतरनाक बाज का मुकाबला? क्या उसका पृथ्वी पर यह मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? जानने के लिए सुनिए रोमांच और साहस से भरी आर्या की धमाकेदार कहानी, संभाला, द राइज ऑफ कल्कि। जल्दी कोई तरकीब निकाल, वरना ये राक्षस सच में तुझे मार डालेगा, आर्या खुद से बोला। एक तरफ वो खतरनाक बाज आर्या की तरफ बढ़ रहा था और इधर सुमिति भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। आर्या के हाथ कांप रहे थे। उसके पास ना कोई यान था, ना कोई हथियार जिससे वो बाज का मुकाबला कर सके। अगर उसके पास कोई उम्मीद थी तो बस उसका दिमाग, और ये बाज उसे एक पल भी सोचने का मौका नहीं दे रहा था। उधर जब उस राक्षसी बाज ने अपना पहला वार बेकार होते हुए देखा तो वो अपने बड़े बड़े पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से आर्या पर झपट पड़ा। आर्या ने जान बचाने के लिए टूटी फूटी बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगाई। एक तो क्रैश लैंडिंग की वजह से उसे पहले ही काफी चोट आई थी, और अब यान से बाहर निकलते ही बाज का यह हमला। उसकी सांसें उखड़ने लगी और उसकी रफ्तार भी। इससे पहले कि वो बिल्डिंग में जा पाता, बाज उस तक पहुंच गया और अपने पंजे में उसे पकड़कर आसमान में उड़ गया। जल्द ही कई किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके आर्या को अपने सामने मौत साफ साफ नजर आ रही थी। पर तभी अचानक आर्या की कलाई पर बंधे ब्रेसलेट में एक वाइब्रेशन हुआ और ब्रेसलेट से सुमिति की आवाज आई, हनुमान सिद्धि एक्टिवेटेड। और अगले ही पल आर्या के शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी होने लगी और उसका शरीर एकदम से सिकुड़कर एक चूहे जितना छोटा हो गया। आर्या बुरी तरह से चौंक गया। साइज छोटी हो जाने की वजह से आर्या बाज के पंजों से फिसलकर नीचे गिरने लगा। उधर जब बाज को अंदाजा हुआ कि शिकार उसके पंजों से फिसल गया है तो उसने एक जोरदार चीख मारी और आग उगलते हुए आर्या के पीछे लपका। इधर हवा में आर्या एक पत्ते की तरह घूमता हुआ नीचे गिर रहा था। उसने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने पर वैसे भी उसकी मौत तय थी। लेकिन तभी फिर कुछ अजीब हुआ। अचानक से उसका शरीर एक झटके में फिर बड़ा हो गया और इस बार उसने महसूस किया कि वो हवा में गिर नहीं रहा था बल्कि उड़ रहा था। आर्या को यकीन नहीं हो रहा था। अरे ये क्या, मैं तो उड़ रहा हूं पर कैसे? बाज अभी भी उसके पीछे था।
ये देखकर उसने खुद को बैलेंस किया और जिग-जैग उड़ते हुए बाज को चकमा देने लगा। बाज बार बार उस पर झपट रहा था, लेकिन आर्या बाज को दुगनी फुर्ती से चकमा देकर निकलता जा रहा था। आर्या की सारी झिझक अब खत्म हो चुकी थी और वो आराम से उड़ रहा था। आर्या को इस तरह से उड़ते हुए देखकर बाज भी कुछ देर तक गोल गोल उसके पीछे उड़ा, पर आर्या कलाबाजी खाता हुआ बाज से बचता रहा। कुछ ही देर में बाज थकने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर आर्या तुरंत बाज के सिर के पास पहुंचा और जोरदार मुक्का मार दिया। आह! लेकिन बाज की जगह उल्टे आर्या का ही हाथ झंझना गया। ऐसा लगा जैसे उसने लोहे के ब्लॉक पर मुक्का मारा हो। अगर इस बाज को मारना है तो इससे बड़ी बॉडी होनी चाहिए, तब जाकर काम बनेगा, आर्या ने मन ही मन सोचा। और तभी ये क्या? आर्या के इतना सोचते ही उसकी साइज उस राक्षसी बाज से दुगनी हो गई। ये तो सच में जबरदस्त पावर है। मैं खुद से भी अपने साइज को कंट्रोल कर सकता हूं। आर्या खुशी से चिल्लाया और बाज की तरफ देखकर बोला, चल बेटा, अब तेरी क्रैश लैंडिंग करवाता हूं। उसने बाज के पैरों को पकड़ा और पूरी ताकत से एक टूटी हुई बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पटक दिया। बाज बिल्डिंग तोड़ते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके तीनों सिर आखिरी बार हिले और फिर जमीन पर लुढ़क गए। बाज का काला खून पूरी जमीन पर फैल गया। तभी सुमति की आवाज आई, हनुमान सिद्धि डीएक्टिवेटेड। आर्या फिर अपने नॉर्मल हाइट में आ गया। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और उस बाज की बेजान बॉडी के पास जाकर हैरानी से बोला, ये सब क्या हो रहा है सुमति? मैं पास्ट की चीजें देख पा रहा हूं, मैं हवा में उड़ रहा हूं, साइज छोटा बड़ा कर रहा हूं, ये क्या है? सुमति ने कहा, ये सब सिद्धियां हैं आर्या। मुझे तुम्हारे पापा डॉक्टर सिद्धांत ने 5 सिद्धियों से सिद्ध किया है। अभी अभी तुमने जिस पावर का इस्तेमाल किया है उसका नाम है हनुमान सिद्धि। ये सिद्धि तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे शरीर को छोटा या बड़ा कर सकती है। ये सिद्धि तुम्हें उड़ने में भी मदद करेगी। और वो थी महाकाल सिद्धि, जिसकी मदद से तुम पास्ट में कोई भी घटना देख सकते हो। अच्छा, और कौन सी सिद्धियां हैं तुम्हारे पास? आर्या की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। उसने पूछा, और उन सिद्धियों से क्या क्या हो सकता है? सुमति ने जवाब दिया, पहली है रामबाण सिद्धि। इससे तुम कभी ना चूकने वाला सटीक निशाना लगा सकते हो। दूसरी है वज्र सिद्धि। इससे तुम्हारे अंदर हजारों हाथियों की ताकत आ जाएगी, इतनी कि तुम बड़े से बड़े पहाड़ों को भी एक पंच से तोड़ सकते हो। तीसरी है कृष्णा सिद्धि। श्री कृष्ण की तरह ये तुम्हें सुपर इंटेलिजेंस देती है, जिससे तुम मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम से आसानी से निकल सकते हो। चौथी है महाकाल सिद्धि। इसकी मदद से तुम कहीं भी किसी भी जगह की भूत, भविष्य और वर्तमान की झलकियां देख सकते हो, या यूं कहें कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हो। और पांचवी हनुमान सिद्धि, जिसे तुमने अभी अभी देखा और इस्तेमाल किया। सुमति की ये बातें सुनकर आर्या ने हैरान होते हुए ब्रेसलेट के पैटर्न पर उंगलियां फेरी और पूछा, पर इन शक्तियों के लिए पापा ने मुझे क्यों चुना? तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हो। सुमति ने फिर कहा, तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितने शक्तिशाली और यूनिक हो, इसलिए इस मिशन के लिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें चुना है। पर याद रखना, ये पावर्स तभी एक्टिवेट होती हैं जब तुम्हें उनकी सख्त जरूरत हो। लेकिन अपने हिसाब से इन पावर्स को कंट्रोल करने से पहले तुम्हें खुद इन पावर्स के काबिल बनना पड़ेगा। तुम्हें खुद की सिद्धियों को जागृत करना पड़ेगा। अभी उनके बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक से आसमान में तेज गड़गड़ाहट हुई और लाल रंग की बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। पर ये पानी नहीं, बल्कि जलता हुआ एसिड था। जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें आर्या के बाजू पर गिरी, उसकी चीख निकल गई। हाँ, ये तो एसिड है। आर्या ने दर्द से कराहते हुए अपना बाजू पकड़ा और सड़क के दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। वहां एक पुराना बस स्टैंड था, जिसके मेटल के छज्जे के नीचे वो चला गया। एसिड रेन से उसकी बाह पर फफोले पड़ गए थे। तभी अचानक से उसके ब्रेसलेट में वाइब्रेशन हुई और सुमति की आवाज आई, आर्या, तुम्हारी बाह में परमाणु ऊर्जा का घाव हुआ है और ये फैल रहा है। फिलहाल तो मैं इसे रोक रही हूं, पर ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी।
हाँ? तो अब मैं क्या करूं? आर्या पैनिक होकर बोला। यहां हॉस्पिटल तो छोड़ो, कोई इंसान तक नहीं दिखाई दे रहा है। यहां अब कोई हॉस्पिटल नहीं है, सुमति बोली। तुम्हें काल द्रोण पर्वत पर जाना होगा। काल द्रोण पर्वत की तलहटी में एक जड़ी बूटी मिलती है, अमृतवल्ली। उससे इस घाव का इलाज हो सकता है। काल द्रोण पर्वत? आर्या ने हैरानी से पूछा। वो कहां है? सुमति बोली। वो नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ? कमाल है, इस नर्क में कैसे चेक करूं कि नॉर्थ किधर है? आर्या झुंझलाते हुए बोला। सूरज भी तो नहीं दिखाई दे रहा कि थोड़ा बहुत अंदाजा मिल सके। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हुई, पर आसमान अब भी काले बादलों से घिरा हुआ था। आर्या अब भी बस स्टैंड के उसी टूटे छज्जे के नीचे बैठा था। शाम होने लगी थी। पृथ्वी की यह हालत देखकर आर्या को अपने पापा की टेंशन होने लगी। वो सोचने लगा, पापा ना जाने कैसे इस माहौल में रह रहे होंगे, और मां, ना जाने उस राक्षस याकरान ने मां के साथ क्या किया होगा। आर्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसके अंदर गिल्ट का तूफान उमड़ आया। हर एक पल के साथ वो डिप्रेशन में डूबता जा रहा था। उधर मार्स पर किसी अंधेरी जगह में मीरा जंजीरों में जकड़ी कैद थी। तभी अचानक से सुप्रीम याकरान अंदर आया। कैसी हो मीरा? तेरा बेटा तो तुझे छोड़कर पृथ्वी पर चला गया। याकरान जोर से हंसा। पर वैसे भी वो कहां अब तक जिंदा बचा होगा। लड़का तो जीनियस था, पर अपने बाप की तरह बेवकूफ। यहां मेरा साथ देने के बजाय उसने पृथ्वी पर जाकर मौत चुनी। झूठ मत बोल याकरान, मीरा बोली। तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। क्या कहा तूने? हाँ? याकरान हंसते हुए बोला। मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। अरे काफी कुछ हासिल कर चुका हूं मैं। यकीन नहीं हो रहा ना? तो ये देख। ये कहते हुए याकरान ने अपने मशीनी हाथों पर एक टैप किया और कमरे में सारी लाइट्स ऑन हो गई। ये कोई छोटा कमरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा हॉल था, एक सीक्रेट लैब। और इसी लैब के बीचों बीच में मीरा एक बड़े से कांच के पिंजरे में कैद लटक रही थी। ये देख, मैंने क्या हासिल किया है। याकरान ने एक बटन दबाया और एक 20 फुट की इंसानी आकृति खड़ी हो गई। कांच के अंदर बंद उस आकृति का आर्मर सोने का बना था और उससे रिफ्लेक्ट हो रही रोशनी से पूरा कमरा चमचमा रहा था। उस आकृति के 2 बड़े बड़े सींग और किसी राक्षस की तरह दांत निकले हुए थे। वो खोखला आर्मर भी किसी के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था। इसे जानती हो? ये क्या है? याकरान घमंड भरे लहजे में बोला। ये कली राक्षस के शरीर का ढांचा है। वो कली राक्षस जो मुझे इस दुनिया पर राज करवाएगा और प्रलय के बाद एक नई दुनिया बनेगी जिसका भगवान होऊंगा मैं। बस कुछ ही दिनों में धरती के हर मंदिर की मूर्तियों को गलाकर मैं इसे शरीर दूंगा। मंदिरों की मूर्तियों में तेरे भगवान की ऊर्जा, भगवान की मूर्तियों को गलाया जा रहा है और कली राक्षस के ढांचे में भरा जा रहा है। मीरा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। जिन भगवान की वो पूजा करती थी, उनकी ये हालत देखकर मीरा का दिल रो रहा था। तभी याकरान ने कहा, एक बार कली राक्षस का शरीर बन जाए, फिर 7 चिरंजीवियों के खास शक्ति स्रोतों को इसमें डालकर मैं इस कली राक्षस को इस दुनिया का काल बना दूंगा। याकरान की बात सुनकर मीरा गुस्से में तमतमाते हुए बोली, तुम्हारे गुनाह हद से आगे बढ़ चुके हैं। याकरान, रोक लो खुद को, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत कमजोर चुकाते हैं।
मैं राजा हूं, मैं जीता हूं। बस तेरा पति धरती पर जाके मेरे इस मिशन को पूरा करने में अड़ंगा डाल रहा है, उसे मार दूं, फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। होगा याक्रान, होगा। अब मेरा बेटा भी तेरे इस कोशिश को कभी पूरा नहीं होने देगा। मीरा की बात सुनकर याक्रान फिर जोर से हंसा। तेरा बेटा बचेगा तब तो रोकेगा ना मुझे। उसे खत्म करने के लिए मैंने धरती पर रह रहे अपने जासूसों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। इधर पृथ्वी पर आर्या निराश होकर अपने मां बाप के बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक से एक भाला उसके कंधे को छूता हुआ निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने 5 अजीब इंसान खड़े थे, कपड़े फटे और चेहरे धूल से सने हुए। उनके हाथों में अजीब से पुराने जंग लगे हथियार थे और उनकी लाल आंखें खा जाने वाली नजरों से उसे देख रही थीं। कौन है इंसानों की तरह दिखने वाले ये लोग? क्या ये आर्या के दोस्त थे या दुश्मन? क्या याक्रान आर्या को खत्म करने में सफल होगा या आर्या अपने मिशन को पूरा करेगा? जानने के लिए सुनिए रोमांच और साहस से भरी आर्या की धमाकेदार कहानी, संभाला द राइज ऑफ कल्कि। आर्या को घेर कर खड़े उन 5 लोगों में 3 जवान लड़के, एक लड़की और एक बूढ़ा और समझदार सा दिखने वाला आदमी था। कौन हो तुम लोग? आर्या ने हैरानी से पूछा। ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए लड़के, क्योंकि आज से पहले हमने इस पूरे इलाके में कोई जिंदा आदमी नहीं देखा। उनमें से रुद्र, जो सबसे बड़ा आदमी था, वो आर्या के गले पर अपना भाला रखते हुए बोला, सच सच बता, तू कौन है और कहां से आया है? 5 ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अरे मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं, आर्या ने अपने हाथ ऊपर करते हुए बोला। मैं भी तुम्हारी तरह ही इंसान हूं। तभी एक दुबला पतला लड़का जिसका नाम वीर था, वो बोला, सच बता, किस गैंग का है तू और हमारे एरिया में क्या करने आया है? फिर विक्रम नाम का लड़का बोला, अरे इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो, मार डालो इसे। विक्रम और उसके साथ खड़ा बंटी अपनी अपनी तलवार निकालकर आर्या पर वार करने ही वाला था कि तभी वो लड़की जिसका नाम तारा था, वो बोली, नहीं रुको, ये किसी गैंग का नहीं है। ये सुनकर आर्या थोड़ा चैन की सांस लेता है। वही तो मैं तब से कह रहा हूं, ये आकाश जीवी है। तारा ने अपनी बात पूरी की और दूसरी तरफ टूटे हुए अंतरिक्ष यान की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर उन लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। वो और भी गुस्से से आर्या की तरफ देखने लगे। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग अपने हथियार लेकर उसके करीब आने लगे। प्लीज, मैं यहां अपने पापा को ढूंढने आया हूं, आप लोगों का कोई नुकसान नहीं करूंगा। आर्या उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तभी रुद्र बोलता है, नुकसान तो तुम लोग कर चुके हो। आज पृथ्वी की हालत तुम जैसे आकाश जीवियों की वजह से ही हुई है। आर्या को यह बात समझ नहीं आई, पर अभी समझने का नहीं बल्कि जान बचाने का वक्त था। सुमति हेल्प, सुमति हेल्प, आर्या चिल्लाया, पर सुमति की ब्लू लाइट बंद थी। तारा बोली, सच सच बताओ, यहां क्यों आए हो? आर्या बोला, अपने पापा को ढूंढने और कल्कि अवतार के जुड़े 7 चिरंजीवियों को। रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा, कल्कि अवतार से जुड़े 7 चिरंजीवियों से जुड़ी चीजों को ढूंढना और उन्हें योग निद्रा से बाहर लाना। आर्या हैरानी से रुद्र को देखने लगा। आपको कैसे पता? काल बाबा की भविष्यवाणी से, रुद्र बोला। फिर उसने सबसे पहले कहा, अपने हथियार हटाओ, शायद ये वही मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी काल बाबा ने। सब हैरान थे। सबने अपने हथियार हटा तो लिए, पर आर्या पर भरोसा करना उनके लिए अब भी मुश्किल हो रहा था। तारा बोली, पर बाबा, अगर ये आकाश जीवियों का भेजा हुआ कोई जासूस हुआ तो? रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, इस दुनिया को बचाने के लिए हमें इतना रिस्क तो लेना होगा, हमें इस पर विश्वास करना होगा।
तभी अचानक आर्या की बाह में लगे घाव की वजह से उसे बहुत तेज दर्द हुआ। सबकी नजर उसकी बाह पर गई और फिर वीर बोला, बाबा, इसे परमाणु ऊर्जा लग चुकी है। ये कभी भी खतरनाक जानवर में बदल सकता है। उन पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारे में कुछ बात की। अभी आर्या कुछ बोल समझ पाता कि तभी अचानक से तारा का हथौड़ा उसकी खोपड़ी से टकराया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। करीब 2 घंटे बाद जब आर्या को होश आया तो उसने खुद को एक गुफा के अंदर जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया। रात हो चुकी थी। गुफा के अंदर अलाव जल रहा था और उसके चारों तरफ वही 5 लोग बैठे थे। जब उन लोगों ने देखा कि आर्या होश में आ गया है तो वो पांचों उसके पास आ गए। आर्या ने देखा कि तारा उसे सख्त निगाहों से घूरे जा रही थी। आर्या को याद आया कि उसी ने तो उसे बेहोश किया था। तारा को देखकर आर्या को लगा था जैसे वो उसे कई सालों से जानता तो है पर मिला आज है। पर तारा की आंखों में नफरत देखकर आर्या की उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अधेड़ उम्र का आदमी जो उनका लीडर था आर्या के सामने बैठा और बोला, मेरा नाम रुद्र है। इतना कह उसने लड़की की तरफ इशारा किया। यह है तारा, मेरी बेटी। फिर उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, और ये दोनों विक्रम और बंटी हैं। और आखिर में उसने दुबले पतले लड़के की तरफ इशारा किया, और ये वीर है। यहां हम सब एक साथ ही रहते हैं। फिर रुद्र ने अपने पास से एक पुरानी मशीन निकाली और उसे आर्या के शरीर पर चारों तरफ घुमाकर स्कैन करने लगा। जैसे ही उस मशीन की लाल रंग की रोशनी आर्या की बाह पर पड़ी, वो जोर जोर से आवाज करने लगी, तुम्हें अग्नि दोष लग चुका है, जिसकी वजह से तुम कुछ दिनों में जिंदा लाश बन जाओगे। रुद्र ने कहा। आर्या हैरान था। अग्नि दोष? हाँ, सालों पहले हुए परमाणु धमाकों से पूरी धरती में परमाणु विस्फोटों से निकली परमाणु ऊर्जा फैल गई, जिससे सभी इंसान और जीव जंतु या तो मारे गए या उसकी चपेट में आकर राक्षस बन गए। वो एक दोष था और उसी दोष को अग्नि दोष कहते हैं। इसकी चपेट में आया आदमी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचता। तुम भी नहीं बचोगे। यह सुनकर आर्या थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, इसका मतलब मुझे जल्दी से जल्दी अमृतवल्ली ढूंढना होगा। उसकी बातें सुनकर सब चौंक गए। तारा ने पूछा, तुम्हें अमृतवल्ली के बारे में पता है? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी रुद्र ने कहा, अमृतवल्ली को पाना इतना आसान नहीं है। वो काल द्रोण पर्वत पर मिलता है। तभी वीर ने कहा, वो इलाका बहुत डेंजरस है। वहां ढेर सारे राक्षसी जानवर रहते हैं, बड़े बड़े बाज, एसिड उगलने वाले कीड़े। अगर उनसे भी बच गए तो अग्नि दोष वाला पानी, वो तो तुम्हें मार ही डालेगा। वहां कई दूसरे कबीले भी जड़ी बूटी की खोज में आते हैं। वहां जाने के बाद तुम्हारा जिंदा लौटना मुश्किल है। आर्या कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने रुद्र से पूछा, आप लोगों ने अपने नाम तो बता दिए, पर आप लोग हैं कौन? रुद्र ने सीधा खड़ा होते हुए जवाब दिया, हम स्कैवेंजर्स हैं। धरती का जो हिस्सा अग्नि दोष से बर्बाद हो चुका है, हम वहां के रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं ताकि खुद को और अपनी कॉलोनी को जिंदा रख सकें। हम जैसे काफी लोग हैं। हम समझदारी और अपने हुनर के बल पर यहां अब तक जिंदा हैं। आर्या को यकीन नहीं हो रहा था कि परमाणु विस्फोटों के बाद भी इंसानों की पूरी प्रजाति यहां जिंदा है। आखिर इंसान सर्वाइव करने के रास्ते ढूंढ ही लेता है। रात गहरी हो चुकी थी। खाना खाते समय अचानक से तारा की नजर आर्या की तरफ गई। न जाने क्या सोचकर वो उठी और अपने हिस्से से कुछ ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े उसे देते हुए बोली, लो इसे खा लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। आर्या, जिसने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, खाने पर भूखे शेर की तरह झपटा। ड्राई फ्रूट्स खाकर उसने तारा को थैंक यू कहा, पर तारा का ठंडा बर्ताव साफ जाहिर कर रहा था कि वो उससे नफरत करती है, आकाशजीवी होने की वजह से। खाने के बाद सब सोने चले गए, पर आर्या बेचैनी में जाग रहा था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता,
विक्रम और बंटी ने आर्या का मुंह जोर से बंद कर दिया और उसकी बाजुओं को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। आर्या मुंह बंद होने के कारण चीख भी नहीं पा रहा था। वो छूटने के लिए तड़प रहा था, पर बंटी और विक्रम उससे कहीं ज्यादा तगड़े थे। बाहर एक बड़ा सा कंटेनर था जो मिट्टी में दबा हुआ था। उस कंटेनर के पास ले जाकर विक्रम ने आर्या को उसके अंदर धकेल दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बंटी से बोला, टल गया खतरा। उस बूढ़े बेवकूफ रुद्र को बात समझ में नहीं आती। अब चलो इसे ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को कुछ पता ना चले। इसके बाद उन दोनों ने उस कंटेनर को उठाया और एक झील में ले जाकर फेंक दिया। झील का पानी हल्के हरे रंग का था। उसमें जहरीली गैस के बुलबुले फूट रहे थे। कंटेनर फेंकने के बाद किनारे पर विक्रम बंटी की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, अब कोई सबूत भी नहीं बचेगा। कुछ देर में इस लड़के के साथ साथ ये कंटेनर भी इस जहरीले पानी में हमेशा के लिए समा जाएगा। उधर कंटेनर के अंदर आर्या घबराकर दीवारों पर जोर जोर से मुक्के मार रहा था। कंटेनर के ढक्कन से झील का जहरीला पानी रिस रिस कर अंदर आ रहा था। आर्या ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की, मगर पानी लगातार अंदर घुसता जा रहा था। पानी से निकलने वाली गैस की वजह से आर्या बड़ी मुश्किल से खुद को बेहोश होने से रोक रहा था, पर थोड़ी ही देर में उसकी सांसें घुटने लगी और उस पर बेहोशी छाने लगी। इधर कंटेनर के बाहर झील के किनारे विक्रम ने बंटी की तरफ इशारा किया। बंटी ने एक छोटा सा सूटकेस खोला जो एक लैपटॉप जैसा था, पर उसमें बस एक ही बटन था। जैसे ही बंटी ने बटन दबाया, उसके सामने एक चेहरा उभरने लगा। वो चेहरा था कलिंग का, सुप्रीम याकरान का जनरल कलिंग। उसे देखते ही विक्रम ने शान से मुस्कुराते हुए कहा, काम हो गया जनरल। वो लड़का झील की तलहटी में आराम कर रहा है। खबर सुनकर कलिंग मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा, सुप्रीम याकरान की तरफ से तुम्हें इनाम मिलेगा। बोलो क्या इनाम चाहिए तुम्हें? इनाम की बात सुनकर विक्रम और बंटी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। विक्रम तुरंत बोला, हम भी मार्स आना चाहते हैं जनरल, आकाश जीवी बनना चाहते हैं। कलिंग मुस्कुराते हुए बोला, चलो वादा रहा, तुम जल्द ही मार्स पर आओगे। इधर झील की सतह पर हरा पानी धीमे धीमे लहरें बनाता रहा और उसके नीचे कंटेनर में फंसे आर्या की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ती रही। एक पल के लिए आर्या को ऐसा लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो लगातार कंटेनर के ढक्कन पर वार करता रहा कि कंटेनर खुल जाए। तभी उसके हाथ पर मौजूद ब्रेसलेट चमक उठा और सुमति की आवाज गूंजी, वज्र सिद्धि एक्टिवेटेड। और आर्या की बाजुओं में अचानक से खतरनाक ताकत आ गई और उसके अगले मुक्के से एक धमाके के साथ कंटेनर खुल गया और आर्या एक छलांग मारकर झील के बाहर आ गया। विक्रम और बंटी, वो दोनों आर्या को जिंदा देखकर बुरी तरह चौंक गए। तुम जिंदा कैसे हो? विक्रम हैरान होकर बोला और अपनी गन आर्या की तरफ तान दी। बंटी भी जहरीले तीर धनुष लेकर हमले के लिए तैयार हो गया, और शक्तिशाली वज्र सिद्धि की ताकत के आगे उनके पुराने सभी हथियार बेकार थे। तभी आर्या ने विक्रम की ओर छलांग लगाई और उसके सिर पर एक मुक्का जड़ दिया। मुक्का खाकर विक्रम जमीन पर गिर गया। उसकी गन भी छिटक कर दूर जा गिरी। जिस कंटेनर में उन दोनों ने आर्या को कैद किया था, उस कंटेनर को भी आर्या अपने साथ घसीट कर लाया था। उसने उन दोनों को उसी टूटे फूटे कंटेनर के अंदर फेंका और बोला, गलत आदमी से टकरा गए तुम। मार्स जाना चाहते थे ना तुम दोनों? चिंता मत करो, मैं भेजता हूं तुम्हें वहां। आर्या ने पूरी ताकत से कंटेनर को उठाया और एक जोरदार झटके के साथ आसमान में फेंक दिया। कंटेनर तेजी से आसमान में उड़ गया। लाल बादलों के बीच से होते हुए वो धरती पर कहीं दूर जा गिरा, इतनी दूर कि बंटी और विक्रम का पता चलना नामुमकिन हो जाए। इसके बाद आर्या ने गहरी सांस ली, हाथों की धूल झाड़ी और गुफा में वापस लौट आया। उधर मार्स पर कलिंग भागता हुआ याकरान के कमरे में दाखिल हुआ। उसने जल्दी से याकरान के सिंहासन के सामने घुटने टेक कर घबराते हुए कहा, सुप्रीम,
विक्रम और बंटी नाकाम रहे, आर्या अब भी जिंदा है। याकरान ने गुस्से में अपने सिंहासन के बाजू में मुक्का मारा और बोला, सिद्धांत का बनाया वो ब्रेसलेट उसे शक्ति दे रहा है। हमें आर्या को हराने के लिए उससे भी ताकतवर हथियार की जरूरत होगी। इतना कहने के बाद याकरान मुस्कुराया और कलिंग से बोला, सब्जेक्ट 667 को लैब में ले आओ। कलिंग तेजी से लैब की ओर दौड़ा और एक मोटे कांच के पिंजरे के साथ वापस आया। उस पिंजरे के भीतर जंजीरों से बंधा एक गोरिल्ला बेचैनी में छटपटा रहा था। इसके बाद कलिंग ने कंट्रोल पैनल पर कुछ बटन दबाए। अचानक छत से एक नीडल नीचे आई और उसने गोरिल्ले की नसों में ब्लू कलर का लिक्विड ब्रह्मश्रव उतरने लगा। ये एक ऐसा लिक्विड था जिससे किसी भी जानवर को एक राक्षस में बदला जा सकता है। ब्रह्मश्रव का इंजेक्शन लगते ही गोरिल्ले का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें आग की तरह चमक उठीं। देखते ही देखते उस गोरिल्ले के शरीर का साइज बढ़ने लगा और वो एक विशालकाय राक्षसी गोरिल्ले में तब्दील हो गया। उसकी गुर्राहट से पूरा लैब थर्रा उठा। उस विशालकाय गोरिल्ले को देखकर याकरान मुस्कुराया और बोला, अब आर्या का सामना एक ऐसे दुश्मन से होगा जिसका मुकाबला करने की ताकत उसमें है ही नहीं। इसे पृथ्वी पर भेजने की तैयारी करो। इस बार आर्या का बचना नामुमकिन है। क्या आर्या कर पाएगा इस नई मुसीबत का सामना? क्या होगा जब रुद्र को पता चलेगा कि आर्या ने उसके साथियों को मार डाला है? क्या आर्या काल द्रोण पर्वत तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए रोमांच और साहस से भरी आर्या की धमाकेदार कहानी, संभाला द राइज ऑफ कल्कि। आर्या का अंत करने याकरान का राक्षसी गोरिल्ला धरती के लिए निकल चुका था और इधर पृथ्वी पर विक्रम और बंटी को ठिकाने लगाने के बाद आर्या वापस गुफा में लौट आया। उसने खुद को फिर से पहले की तरह जंजीरों से बांध लिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। अगली सुबह जब रुद्र उठा तो गुफा से विक्रम और बंटी गायब थे। रुद्र ने तारा और वीर से पूछा लेकिन कुछ नहीं पता चला। इसके बाद रुद्र आर्या के पास पहुंचा और कठोर लहजे में बोला, तुम्हें पता है विक्रम और बंटी कहां गए? आर्या ने कंधे उचकाकर मासूमियत से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और वैसे भी वो दोनों मुझे बताकर थोड़े ही ना कहीं जाएंगे। आर्या की बात सुनकर वीर रुद्र से बोला, मैंने आपसे पहले ही कहा था वो दोनों भरोसे के काबिल नहीं है। वो हमेशा छुप छुप कर कुछ करते थे और आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी और उन्हें साथ आने दिया। तारा जो लगातार आर्या को घूरे जा रही थी कुछ कदम आगे बढ़ी और आर्या के पास जाकर बोली, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो आकाश जीवी। लेकिन आर्या तारा की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, आर्या नाम है मेरा, आकाश जीवी नहीं। और तुम लोगों ने तो कल से ही मेरे हाथ पैर बांध रखे थे। ऐसी हालत में मैं क्या कर सकता हूं बताओ? तभी अचानक से आर्या का चेहरा देखकर रुद्र को कुछ महसूस हुआ और वो तुरंत अपनी मशीन लाकर स्कैन करने लगा। मशीन की लाल रोशनी तेजी से ब्लिंक करने लगी और बीप की आवाज भी पहले से तेज हो गई। ये देखकर रुद्र टेंशन में आते हुए बोला, अग्निदोष अब इसके हाथ से आगे फैलने लगा है, हमें तुरंत औषधि लाने के लिए निकलना चाहिए। रुद्र की बात सुनकर तारा ने उसे टोका, और अगर ये इसकी कोई चाल हुई तो? मेरा मतलब कि हो सकता है कि ये खुद ही अपनी बॉडी के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहा हो, हमें बेवकूफ बनाने के लिए। रुद्र बोला, ऐसा नहीं हो सकता। ये इन्फेक्शन सबके लिए एक बराबर खतरनाक है, चाहे इंसान हो या जानवर। इसके बाद रुद्र ने अपना फैसला सुनाया, हम आज ही काल द्रोण पर्वत के लिए निकलेंगे, सामान बांध लो। वीर बिना कुछ बोले तैयार होने लगा, पर तारा अब भी शक में भरी हुई थी। वो लगातार आर्या को घूरे जा रही थी। वो कुछ कदम बढ़ी और आर्या के पास जाकर धीरे से दांत पीसते हुए बोली, देखो आकाश जीवी, तुम सबको बहका सकते हो पर मुझे नहीं। अगर विक्रम और बंटी के गायब होने पर तुम्हारा जरा सा भी हाथ हुआ या तुम्हारा अग्नि दोष हमारे लिए कोई खतरा बना तो मैं खुद तुम्हें खत्म कर दूंगी ही, याद रखना। लेकिन आर्या ने तारा की बात का बुरा नहीं माना। वो बोला, मुझे धमकाने से तुम्हारे साथी वापस नहीं आ जाएंगे।
बेहतर होगा कि तुम अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क करना सीखो, रुद्र बाबा की तरह। तारा और आर्या में बहस होते देख वीर बीच में आ गया। चलो तारा, बहस करने से कुछ नहीं होगा। कुछ देर तैयारी करने के बाद रुद्र, वीर और तारा सफर के लिए तैयार थे। रुद्र ने आगे बढ़ने का इशारा किया और उनका सफर शुरू हो गया। पूरे 1 दिन और 1 रात लगातार पैदल चलने के बाद आखिरकार उन्हें काल द्रोण की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला लाल कोहरे के धुंध में लिपटी हुई दिखाई देने लगी। थोड़ा और करीब पहुंचने के बाद रुद्र बोला, काल द्रोण पर्वत के बीच में एक झील है। अमृतवल्ली जड़ी बूटी उस झील के किनारे पर उगती है। पहले हम पर्वत पर ऊपर चढ़ेंगे और फिर दूसरी तरफ नीचे उतरकर झील के पास जाएंगे। ये सुनकर आर्या बोला, वहां खतरा बहुत होगा, इसलिए हम सबको एक साथ रहना होगा। इस पर तारा उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, तो मार्स के लोगों को क्या मालूम कि खतरा क्या होता है? तुम तो वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो। आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर तारा और भड़क गई। तुम्हारे लोगों ने ही हमारी धरती को तबाह किया है। सारा कचरा यहां फैलाया और खुद जाकर मार्स पर बस गए और हमें यहां सड़ने के लिए छोड़ दिया। तुम कोई मसीहा नहीं हो जो मैं तुम्हारी आरती उतारूं। मैं भी यहां धरती बचाने ही आया हूं। आर्या बोला, कल की अवतार होने वाला है। मेरा मिशन इसी से रिलेटेड है। मेरे पापा डॉक्टर सिद्धांत भी इसी के लिए पृथ्वी पर। आर्या की बात को बीच में काटते हुए तारा बोली, तुम्हारे पापा डॉक्टर सिद्धांत हैं? कौन नहीं जानता उन्हें, आखिर उन्हीं का तो ये सारा किया धरा है। चीफ साइंटिस्ट थे ना वहां के। तारा का टॉन्ट सुनकर आर्या का गुस्सा भड़क गया। वो सख्त लहजे में बोला, मेरे पापा को बुरा भला मत बोलो। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने इस धरती को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन दोनों के बीच बढ़ती बहस को देखकर रुद्र बीच बचाव करते हुए बोला, बहस बाद में, अभी इस पर्वत के खतरों से निपट लो। आपस में मुकाबला बाद में कर लेना। दोनों चुप हो गए। काल द्रोण पर्वत आ चुका था। पर्वत पर पहुंचते ही उन चारों का सामना जिस चीज से हुआ था वो थी कांटेदार लताओं का घना जाल। ये लताएं पूरी जमीन पर फैली हुई थीं। इनमें से निकलने वाली नुकीले कांटे एसिड जैसे लिक्विड से भरे थे। रुद्र ने सबको खबरदार करते हुए कहा, गलती से भी इन लताओं को मत छूना, क्योंकि इन कांटों के जहर से भयंकर दर्द होता है। वीर अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ा। ठीक है, मैं रास्ता बनाता हूं। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, एक लता ने बिजली की रफ्तार से उसकी बांह पर वार किया। वीर दर्द से चिल्लाया, आ! ये बेलें सिर्फ खतरनाक ही नहीं, चालाक भी हैं। वीर के चिल्लाने की आवाज दूर तक गूंजी और तभी घनी झाड़ियों के पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगी। उन आवाजों को सुनकर तारा घबरा गई। ये कैसी आवाज है? मैंने कहा था ना, कोई बेवकूफी मत करना। मुसीबत अब और बढ़ गई। ये बिच्छुओं का झुंड है जो अग्नि दोष से राक्षस बन चुके हैं और ये शोर सुनकर एक्टिवेट हो जाते हैं। रुद्र की बात अभी भी पूरी नहीं हुई थी कि अचानक करीब 6 फुट लंबे कई भयानक बिच्छू बाहर निकल आए। अरे बाप रे, भागो! उन बिच्छुओं को देखते ही रुद्र चिल्लाया और पीछे हटने लगा, लेकिन आर्या चुपचाप वहीं खड़ा था। अचानक से उसका ब्रेसलेट वाइब्रेट हुआ और सुमति की आवाज आई, आर्या तुम्हारा शरीर कमजोर है, मैं रामबाण सिद्धि एक्टिवेट कर रही हूं। सुमति की आवाज सुनकर आर्या मुस्कुराया। उधर तारा और उसके साथियों को लग रहा था कि अब आर्या मारा जाएगा, पर वो नीचे झुका और एक नुकीला पत्थर उठाकर एक बिच्छू की ओर फेंका। पत्थर हवा में सरसराता हुआ सीधा उस बिच्छू की आंख में घुस गया और वो दर्द से तड़पता हुआ गिर पड़ा। ये देखकर रुद्र हैरान हो गया। गजब, तुमने इतना सटीक निशाना कैसे लगाया? आर्या ने बिना समय गंवाए तारा के कंधे पर लटका उसका धनुष लिया और उस पर 5 बाण एक साथ डालकर ऐसे चलाया जैसे उन तीरों ने उस बिच्छू को 6 भागों में काट डाला हो। ये देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने आज तक किसी को भी ऐसे तीर चलाते हुए नहीं देखा था। तारा और रुद्र को भी हिम्मत आई और उन्होंने भी तलवारों से बेलों को काटकर रास्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर की लड़ाई के बाद बिच्छुओं के टुकड़े शांत हो गए। वहीं रुद्र, तारा और वीर ने लगभग रास्ता बना दिया था। रास्ता बनने के बाद वो आगे बढ़े। पहली चुनौती पार करने के बाद वो सभी काल द्रोण पर्वत के दूसरी ओर पहुंचे। ये बहुत ही घना और भयानक इलाका था, इतना घना
कि सूरज की रोशनी भी वहां तक मुश्किल से पहुंच रही थी। वहां काले, ऊंचे और डरावने कंकालों के ढेर हर तरफ फैले थे। ये कंकाल मर चुके जानवरों के थे। आर्या और बाकी सबको आगे बढ़ने के लिए उनके बीच से रास्ता बनाते हुए गुजरना था। वहां के हालात देखकर वीर ने कंधा हिलाते हुए कहा, ये जगह तो कब्रिस्तान से भी बदतर लग रही है। जल्दी यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो, मेरा दम घुट रहा है। अभी वो वहां से बाहर निकलने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक जमीन कांपने लगी। तारा घबरा कर बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक से एक अंधेरी गुफा में से एक बड़ा सा अजीब जीव बाहर आया। ये जीव देखने में ना तो इंसान ही लग रहा था और ना ही जानवर। करीब 15 फीट ऊंचा, खोपड़ी जैसा चेहरा, लंबे और जहरीले पंजे उसे और भी डरावना बना रहे थे। ये स्कल स्टॉकर है, रुद्र बोला। ये बहुत ताकतवर होते हैं, उनसे उलझने की कोशिश मत करना। लेकिन इससे पहले कि वीर पीछे हट पाता, स्कल स्टॉकर ने उसे दबोच लिया। वीर छटपटाया, बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। वीर को स्कल स्टॉकर के चंगुल में देखकर आर्या उस पर पत्थर मारते हुए चिल्लाया, छोड़ो, छोड़ो उसे, राक्षस। तभी आर्या को याद आया कि उसके पास राम बाण सिद्धि है। उसने तारा के धनुष से 5 तीर मारे स्कल स्टॉकर को, पर उसका शरीर मानो पत्थरों का बना हो। उन तीरों का कोई असर नहीं हुआ उस पर। तभी सुमति की आवाज आई, आर्या, राम बाण सिद्धि अगले कुछ पलों में डीएक्टिवेट हो जाएगी। उससे पहले तुम्हें इस राक्षस को हराना होगा। आर्या हड़बड़ाया। तभी उसने गुफा के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसने राम बाण सिद्धि से कई तीर उस पत्थर की तरफ मारे, जिससे पत्थर टूटकर सीधा स्कल स्टॉकर पर गिरा और वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लेकिन स्कल स्टॉकर ने हार नहीं मानी। उसने गरजते हुए पंजा घुमाया और आर्या के कंधे पर वार किया। आर्या ने दर्द से दांत भींच लिए, लेकिन पीछे नहीं हटा। तारा चिल्लाई, संभल कर आकाश जीवी, उसके पंजे से तुम्हारी बॉडी में जहर फैल सकता है। आर्या बोला, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। स्कल स्टॉकर ने फिर आर्या को अपना निशाना बनाया, पर आर्या उछलकर उसके वार से बच गया, जिससे स्कल स्टॉकर जोर से दहाड़ा। और तब आर्या ने देखा कि स्कल स्टॉकर के मुंह के अंदर का भाग उसके बाहरी शरीर जितना सख्त नहीं है। आर्या ने बिजली की फुर्ती से अपने तीर समेटे और चिल्लाते हुए स्कल स्टॉकर के मुंह के अंदर सारे तीर एक साथ छोड़ दिए, जो उसकी खोपड़ी को चीरते हुए निकल गए और स्कल स्टॉकर किसी पहाड़ की तरह जमीन पर आ गिरा। स्कल स्टॉकर को जमीन पर गिरते देखकर सभी ने राहत की सांस ली। वीर ने आर्या को देखा और कहा, थैंक्स दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। आर्या बोला, मुझे तो लगा था तुम जल्दी हार मान जाओगे, पर तुमने बहादुरी से सामना किया। तारा खामोश थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्या वीर की जान बचाने के लिए खुद स्कल स्टॉकर से भिड़ जाएगा। उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी जरूर थी, पर अब भी वो आर्या पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो सब अब अमृतवल्ली जड़ी बूटी के काफी करीब थे। ये देखकर रुद्र बोला, आर्या, इन्फेक्शन का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तुम्हें जल्दी से औषधि खानी होगी, वरना कुछ देर के बाद तुम जिंदा लाश बन जाओगे। आर्या ने अपने कंधे की चोट पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा और जल्द ही काल द्रोण पर्वत के केंद्र में पहुंच गए। आर्या ने देखा कि वहां एक झील थी, जिसका पानी हल्की हरी रोशनी लिए चमक रहा था। झील के किनारे पर कई तरह की औषधियां उगी हुई थी, उनमें अमृतवल्ली भी थी। आर्या आगे बढ़ा और अभी वो झुककर अमृतवल्ली तोड़ने ही वाला था कि तारा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? आर्या ने पूछा। तारा बोली, अब तुम्हें समझ में आई इस धरती की अहमियत। मार्स पर तो तुम रह सकते हो, पर ऐसी जड़ी बूटियां नहीं उगा सकते। तुम्हारे पापा ने इस धरती को नर्क बनाया है। तारा की बात सुनकर आर्या ने सख्ती से अपना हाथ छुड़ाया और झुंझलाते हुए बोला, यार तुम्हारी सुई एक ही जगह अटक गई है। मैंने कहा ना, मैं भी इस धरती को बचाना चाहता हूं, और अगर धरती को बचाना है तो सबसे पहले याकरान को रोकना होगा, और उसे सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है मेरे पापा।
आर्या का जवाब सुनकर तारा बोली, अगर तुम धरती को बचाने आए हो तो साबित करके दिखाओ। तारा के सवाल का आर्या अभी कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही पूरी धरती अचानक से हिलने लगी। अभी वो कुछ समझ पाते कि पर्वत के ऊपर से एक विशाल जानवर कूद गया और आसपास की जमीन कांप उठी। ये वही भयानक गोरिल्ला था, सब्जेक्ट 667, याक्रान का सबसे घातक हथियार। आते ही उसने जोर से दहाड़ लगाई। आवाज इतनी भयानक थी कि पर्वत तक हिल गए। उसके पंजे जिस चट्टान पर पड़ते वो चूर चूर हो जाती। ये देख रुद्र चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो, इससे लड़ना नामुमकिन है। वीर और रुद्र दौड़कर एक गुफा में छुप गए, लेकिन तारा और आर्या झील के किनारे थे। वो भाग नहीं पाए। आते ही गोरिल्ले ने सीधे आर्या को पकड़ा और एक झटके में उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट छीनकर झील में फेंक दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आर्या को कुछ सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। पर तारा जोर से चीखते हुए गोरिल्ला की ओर दौड़ पड़ी और उसकी पीठ पर चढ़कर तलवार से वार कर दिया। तलवार के वार से गोरिल्ला चढ़ गया और गुर्राते हुए पास खड़े आर्या को पटक दिया और पलटकर तारा को अपने पंजे में जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तारा का चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। इधर आर्या जमीन पर गिरा था। उसे काफी चोट आई थी और उसके मुंह से खून रिसने लगा। उसके अंदर उठने भर की भी ताकत नहीं बची थी। क्या आर्या कर पाएगा बिना ब्रेसलेट के गोरिल्ला का सामना? क्या वो अपने पापा को ढूंढ पाएगा, या फिर याक्रान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा, या फिर ये लड़ाई आर्या के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देगी? जानने के लिए सुनिए रोमांच और साहस से भरी आर्या की धमाकेदार कहानी, संभाला, द राइज ऑफ कल्कि। गोरिल्ला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि तारा का चेहरा पीला पड़ने लगा और एक चीख के साथ उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। ये देखकर जमीन पर घायल पड़ा आर्या उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, हिम्मत मत हारो तारा, मैं आ रहा हूं। आर्या ने अपनी सारी ताकत समेटी और एक बड़ी सी चट्टान पर दौड़कर छलांग लगाई और गोरिल्ला के कंधे पर कूद पड़ा और उसके सिर पर मुक्के से वार किया। और उसके वार का गोरिल्ला पर कोई असर नहीं हुआ। बिना सुमति की शक्तियों के आर्या उस गोरिल्ला के सामने पूरी तरह बेबस था। तभी रुद्र और वीर भागते हुए किसी फरिश्ते की तरह आए। वीर ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा बम निकाला और गोरिल्ला की पीठ पर फेंक दिया। एक तेज धमाका हुआ। गोरिल्ला की पीठ आग की लपटों से जल उठी। उसने दर्द से चिल्लाते हुए गुस्से से तारा को जमीन पर पटक दिया और फिर अपना विशाल पैर तारा को कुचलने के लिए उठाया। ये देखकर आर्या और रुद्र के होश उड़ गए। आर्या बिना समय गवाए गोरिल्ला के पैर पर जोर जोर से मारने लगा। रुद्र भी पूरी ताकत से गोरिल्ला की ओर झपटा और उसने भी आर्या के साथ मिलकर गोरिल्ला के पैरों पर हमला किया। इधर गोरिल्ला के चंगुल से छूटने के बाद तारा को भी होश आ गया था और वो भी खुद को बचाने के लिए लुढ़क कर गोरिल्ला के पैर के नीचे से दूर हो गई। मौका देखकर वीर तारा को घसीटते हुए गुफा में ले गया। गुफा काफी संकरी थी, इसलिए वो उस गुफा में सेफ थे। रुद्र और आर्या भी भागकर गुफा में छुप गए। आर्या को देखकर तारा बोली, मुझे नहीं पता कि तुम इतने बेवकूफ हो गए आकाश जीवी। तुमने मुझे बचाने के चक्कर में सबकी जान खतरे में डाल दी। तुम लोगों को मुझे छोड़कर भाग जाना चाहिए था। ये सुनकर आर्या बोला, मैं अपने साथियों को छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं। हम यहां साथ आए हैं तो साथ जाएंगे भी। अरे जाएंगे तब जब ये राक्षस रास्ते से हटेगा, वीर बोला। हम चारों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वीर की बात सुनकर आर्या रुद्र की तरफ मोड़ा और बोला, अब जानना चाहते हैं ना कि मैंने बिच्छुओं पर इतना सटीक निशाना कैसे लगा लिया और उस स्कल स्टॉकर का मुकाबला कैसे कर पाया? तो सुनिए, आपने देखा होगा मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट था। वो मेरे पापा ने बनाया था। उसी की मदद से मैं ये सब कर पा रहा था, पर इस गोरिल्ला ने आते ही मेरा ब्रेसलेट छीनकर झील में फेंक दिया। आर्या की बात सुनकर रुद्र एक पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, रुको, मैं कुछ करता हूं। ये कहकर रुद्र ने अपने पुराने सूट में एक बटन दबाया। तुरंत उसके सूट के ऊपर एक चमकदार परत वाली ढाल बन गई। इसके बाद वो झील के हरे जहरीले पानी की तरफ बढ़ने लगा।
रुद्र को झील की तरफ बढ़ते हुए देखकर वीर उसके पास गया और उसे रोकते हुए धीरे से बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आप इस झील में जाएंगे तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। ये सूट आपको झील के एसिड से बचा भी ले, पर अग्नि दोष से नहीं बचा पाएगा। मरना तो वैसे भी है वीर, तुम्हें क्या लगता है ये गोरिल्ला हमें यहां से जिंदा जाने देगा? रुद्र बोला और फिर उसने आर्या की तरफ एक नजर डाली और कहा, अगर इस लड़के की बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो कम से कम तुम दोनों तो बच जाओगे। इतना कहकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो जहरीली झील में कूद गया। ये देखते ही तारा के होश उड़ गए। वो जोर से चिल्लाई, बाबा! झील से हरे पानी के छींटे उड़े और बुलबुले निकलने लगे, जैसे झील का पानी खौल रहा हो। तारा ने तुरंत आर्या की तरफ गुस्से से देखा और उसे लगभग झकझोरते हुए बोली, क्या कहा तुमने बाबा से? अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आर्या के पास भी तारा की बात का कोई जवाब नहीं था। रुद्र ऐसा करेगा उसे भी नहीं पता था। इधर रुद्र झील के अंदर गया और उधर वो गोरिल्ला उस गुफा को ही तोड़ने लगा जिसमें आर्या, तारा और वीर छुपे थे। गोरिल्ला की अथाह ताकत से गुफा के पत्थर टूटने लगे। ये देखकर आर्या बोला, हमें यहां से निकलना चाहिए, वरना इस गुफा में ही हमारी कब्र बन जाएगी। वो तीनों बुरी तरह से फंस चुके थे, बचने का कोई रास्ता नहीं था। तारा बुरी तरह से जख्मी थी। आर्या का भी अग्नि दोष के इन्फेक्शन से बुरा हाल था और दुबले पतले वीर में इतनी ताकत थी ही नहीं कि वो गोरिल्ला से लड़ने के बारे में भी सोचे। वो दोनों किसी तरह नजर बचाकर तारा को उठाकर गुफा से बाहर निकले और एक पहाड़ी के पीछे छुप गए। उनके निकलते ही गोरिल्ला हवा में उछला और गुफा पर कूद गया और उसके भारी भरकम शरीर से गुफा धराशाही हो गई। तभी अचानक से झील के पानी में कुछ हलचल हुई। आर्या ने देखा तो रुद्र की एक छोटी सी झलक झील के सरफेस पर दिखाई दी। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसने सहारा देकर रुद्र को झील से बाहर निकाला। एसिड की वजह से रुद्र का सूट पूरा पिघल गया था और उसकी स्किन भी कहीं कहीं जल गई थी। उसने आर्या को ब्रेसलेट थमाते हुए बोला, उम्मीद नहीं थी कि यह सूट बचा लेगा, पर यह काम आ गया। उधर जब गोरिल्ला की नजर रुद्र और आर्या पर पड़ी तो वो उनकी तरफ दौड़ा। आर्या ने तुरंत ब्रेसलेट पहना। हनुमान सिद्धि एक्टिवेटेड। आर्या के ब्रेसलेट पहनते ही सुमिति की आवाज आई। हनुमान सिद्धि एक्टिवेट होते ही आर्या का शरीर बड़ा होने लगा और अगले ही पल वो बढ़कर गोरिल्ला के बराबर हो गया। ये देखकर रुद्र और वीर चौंक गए। रुद्र ने बोला, मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण लड़का नहीं है, ये खास है, बेहद खास। इधर आर्या ने तेजी से एक छलांग लगाई और गोरिल्ला की छाती पर एक मुक्का जड़ दिया। गोरिल्ला की एक चीख गूंजी और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। लेकिन सुप्रीम याक्रान ने उसे इतना कमजोर भी नहीं बनाया था कि वो एक मुक्के में ही हार मान ले। वो तुरंत खड़ा हुआ और आर्या पर झपटा। दोनों की कुश्ती से पूरी पहाड़ी में हलचल मच गई। पत्थर टूट टूट कर बिखरने लगे। करीब 15 मिनट तक दोनों ऐसे ही लड़ते रहे, पर कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे तो मैं इसे कभी हरा नहीं पाऊंगा, आर्या ने मन ही मन सोचा। इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, पर उस कमजोरी का पता कैसे चलेगा? सुमिति, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई सिद्धि है जिससे इसकी कमजोरी का पता लगाया जा सके? कृष्ण सिद्धि, सुमिति ने जवाब दिया, पर वो इस समय एक्टिवेट नहीं हो सकती। क्यों? आर्या ने हैरानी से पूछा। क्योंकि तुम अभी लेवल 1 के सिद्ध हो, सुमिति ने जवाब दिया। अगर तुम्हें एक से ज्यादा सिद्धियों का साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करना है तो तुम्हें साधना करके सिद्धियों में लेवल अप करना होगा। अगर बिना लेवल अप हुए सिद्धि का इस्तेमाल किया तो कुछ नहीं सुनती, जो होगा देखा जाएगा। आर्या उसकी बात काटते हुए बोला, कृष्ण सिद्धि एक्टिवेट करो, नहीं तो मैं इससे ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुमति ने साफ मना कर दिया। हनुमान सिद्धि के साथ कृष्ण सिद्धि तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकती है, तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। सुमति की बात सुनकर आर्या ने गोरिल्ला की तरफ देखा और सोचने लगा कि आखिर इसे कैसे हराया जाए, क्योंकि लड़ते लड़ते उसकी एनर्जी खत्म होने लगी थी। तभी अचानक से उसकी नजर गोरिल्ला के कान पर पड़ी। उसका पूरा शरीर तो फौलाद का था, पर कान के अंदर की स्किन
साधारण जानवर की तरह सॉफ्ट थी। ये देखकर आर्या की आंखें चमक उठी। अरे ओ बंदर, हिम्मत है तो इधर आ और पकड़कर दिखा मुझे, आर्या चिल्लाया और धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ने लगा। आर्या की चुनौती सुनकर गोरिल्ला और भी पागल हो उठा। वो दहाड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ा और जैसे ही गोरिल्ला उसके करीब पहुंचा, आर्या चिल्लाया, जय हनुमान, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गोरिल्ला को अपने दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठा लिया, मानो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत उठा लिया हो, और देखते ही देखते उसे झील में फेंक दिया। झील का एसिडिक पानी तुरंत गोरिल्ला के कान को जलाकर उसके दिमाग में घुस गया। वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी चीखें कम होने लगी और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया। और फिर सुमति की आवाज आई, हनुमान सिद्धि डीएक्टिवेटेड। आर्या का शरीर फिर से नॉर्मल हो गया। उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और अब झील भी शांत हो गई थी। तारा एक पत्थर के सहारे खामोश लेटी थी। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे और शरीर जख्मों से भरा था। रुद्र घबराया हुआ उसके पास बैठा था। उसने तारा का सिर धीरे से अपनी गोद में रखा और रूंधी हुई आवाज में कहा, तारा मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो मैं आ गया हूं। उसने तारा का माथा धीरे से सहलाया। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे बेटा, बस तुम हिम्मत मत हारना। लड़ाई भले ही खत्म हो गई थी, मगर जिंदगी की जंग अब भी बाकी थी। आर्या तुरंत उसके पास गया। वीर जल्दी करो, हमें तुरंत अमृतवल्ली जड़ी बूटी चाहिए। आर्या ने अपनी नजरें झील की ओर घुमाई, मगर यहां एक और परेशानी आ खड़ी हुई थी। लड़ाई की वजह से लगभग सारी अमृतवल्ली जड़ी बूटियां बर्बाद हो गई थी और जो बची थी वो झील के बीच में चली गई थी। ये देखकर वीर का भी चेहरा उदास हो गया था। वो बोला, बूटी तो चाहिए पर उसे हम पाएंगे कैसे? तभी अचानक से उसकी नजर झील के दूसरी तरफ एक कोने में गई और वो इशारा करते हुए बोला, देखो उस तरफ झील में एक दरार है। अगर उस दरार को हम चौड़ा कर दें तो इस झील का पानी खाली हो सकता है। आर्या ने वीर की तरफ देखा, फिर झील को, और फिर मुस्कुराते हुए बोला, शानदार आइडिया है वीर। पर अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो बोला, पर हम वहां जाएंगे कैसे? वीर बोला, यही तो परेशानी है, वहां जाने के लिए इस झील में उतरना पड़ेगा। उसे सुनकर आर्या अपने चारों तरफ देखते हुए बोला, लेकिन कैसे? तभी अचानक से आर्या की नजर पड़ी मधुमक्खी के एक विशाल छत्ते पर जो खाली था। आर्या खुश हो गया। उसने रुद्र की तलवार ली और वहीं चट्टानों पर चढ़ता हुआ छत्ते तक पहुंच गया। तलवार के वार से उसने छत्ता तोड़ दिया और उस छत्ते पर चढ़कर झील में उतर गया। झील की दरार तक पहुंचने के बाद आर्या ने तलवार से वार कर करके धीरे धीरे उस दरार को चौड़ा कर दिया, जिससे झील का पूरा पानी बहकर पहाड़ी के नीचे चला गया। वाह, तुमने कर दिखाया! वीर खुशी से चिल्लाया और फिर आर्या सावधानी से झील में नीचे उतरा। अग्नि दोष का इन्फेक्शन उसकी बाह से होता हुआ उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उसे इस जड़ी बूटी की सख्त जरूरत थी, लेकिन तभी उसकी नजर तारा पर पड़ी। वो जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। इस बीच आर्या की नजरें रुद्र और तारा से मिली। तारा की ठंडी पड़ती आंखों को देखकर आर्या के मन में जज्बातों का सैलाब उमड़ आया। उसके पास इतनी ज्यादा जड़ी बूटी भी नहीं थी कि वो अपने साथ तारा की भी जान बचा सके। एक पल सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने दर्द को इग्नोर करते हुए अमृतवल्ली जड़ी बूटी तारा को खिलाने लगा। आर्या को ये करते देख रुद्र भौचक्का रह गया। वो बोला, ये क्या कर रहे हो तुम आर्या? अग्नि दोष का इन्फेक्शन तुम्हारी जान ले लेगा। रुद्र की बात सुनकर आर्या गंभीर लहजे में बोला, मेरी मदद करने के लिए तारा ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं जो इसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दूं। और फिर उसने सारी औषधि तारा को खिला दी। औषधि खाने के बाद तारा की बेजान होती आंखों में जान आने लगी। वो एकटक आर्या को घूरे जा रही थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इधर इन्फेक्शन आर्या के पूरे शरीर में फैल चुका था। वीर और रुद्र ने देखा कि आर्या धीरे धीरे लड़खड़ा रहा है। वीर ने घबरा कर कहा, आर्या क्या हुआ तुम्हें? आर्या की आंखें बंद होने लगी थी। वो बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि तभी रुद्र ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया। आर्या नहीं,
ऐसे नहीं, उठो। पर आर्या के शरीर ने जवाब दे दिया था। उसकी आंखें बंद होती चली गईं और उसका बेजान शरीर रुद्र की बाहों में झूल गया। क्या आर्या की नियति में उसका यही अंत होना था? क्या होगा 7 चिरंजीवियों को जगाने वाले उसके मिशन का? क्या कोई करिश्मा उसे बचा लेगा? जानने के लिए सुनिए रोमांच और साहस से भरी आर्या की धमाकेदार कहानी, संभाला, द राइज ऑफ कल्कि। आर्या के शरीर ने जवाब दे दिया था। उसकी आंखें बंद होती चली गईं और उसका बेजान शरीर रुद्र की बाहों में झूल गया। अग्नि दोष उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था। कुछ देर बाद जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो पाया कि वो वीर की पीठ पर लदा हुआ था और तारा उनके पीछे चल रही थी। काल द्रोण पर्वत पर आर्या ने उसे बचाने के लिए जो किया, उसे देखकर आर्या के लिए तारा का नजरिया थोड़ा बदल गया। जब उसने आर्या को होश में आते देखा तो वो राहत की सांस लेते हुए बोली, शुक्र है तुम होश में आ गए। आर्या ने तारा की आंखों में देखा। आज उसे नफरत नहीं बल्कि प्यार दिख रहा था। आज तक उसने तारा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, पर आज तारा के धूल से सने पर खूबसूरत चेहरे को देखकर आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखों का हल्का नीला रंग आज उसने नोटिस किया था। तारा की आंखों में इतना पानी था कि उसकी आंखें सितारों सी चमक रही थी। आर्या अपने दर्द को भूलकर उसे घूरता रहा। तभी तारा की बातों से उसका ध्यान टूटा। कहीं ज्यादा चोट वोट तो नहीं लगी? नाव में सिर हिलाते हुए आर्या ने आसपास देखा और हरे पेड़ पौधों को देखकर हैरानी से पूछा, ये कौन सी जगह है? तारा ने कहा, हम स्कैवेंजर्स कैंप जा रहे हैं। वहां एक वैद्य हैं, उनके पास अग्नि दोष का इलाज हो सकता है। स्कैवेंजर्स कैंप? ये क्या जगह है? आर्या ने पूछा। उसे होश में आते देखकर रुद्र भी एक कदम पीछे आ गया और बोला, ये स्कैवेंजर्स कैंप ही हमारा ठिकाना है। एक समय था जब इंसानों ने खूब तरक्की की, ऐसी तरक्की की कि पूरी धरती तबाह हो गई।